जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एमपी टेट एग्ज़ाम वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं और जो आपका नया सिलेबस आया है, उसमें आपने एक पाठ देखा होगा दोस्तों, संगतकार। यहाँ पर देखिए संगतकार, ठीक है? तो संगतकार पाठ के बारे में आपको पढ़ना है, पाठ को पूरा पढ़ना है, ठीक है? तो मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक कर दें, ठीक है? तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले तो आपको संगतकार पाठ के रचनाकार पता होना चाहिए। संगतकार पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि संगतकार पाठ के जो रचनाकार हैं, वो हैं मंगलेश डबराल। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। अब संगत हम कब करते हैं? जब कोई मंगल होता है। बोले आज संगत हो जाए, है ना? बोले संगत में मंगल हो गया, तो संगत से संगतकार और मंगल से मंगलेश डबराल, और 1948 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं दोस्तों, मंगलेश डबराल और पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के काला पानी गांव में। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा कि निम्न में से बताइए काला पानी गांव में किसका जन्म हुआ? तो आपको बताना मंगलेश डबराल का। कब हुआ? 1948 में हुआ, ठीक है? फिर मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। ये पूर्व ग्रह आपको याद रख लेना है ना? ये पत्र है, इसमें तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए पूर्व ग्रह जो पत्र है इसमें सहायक संपादक के रूप में कार्यरत कौन थे? तो आपको बताना मंगलेश डबराल, ठीक है? मंगलेश डबराल लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी इन्होंने नौकरी की, अमृत प्रभात में की, ठीक है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका कविता संग्रह है वो है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो खोजते हैं, आवाज भी एक जगह है। अब यहाँ से एक रचना पूछी जाएगी, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो आपको बताना मंगलेश डबराल। बोले पहाड़ पर लालटेन जलाकर क्या कर रहे थे? मंगल कर रहे थे मंगलेश डबराल। घर का रास्ता, बोले हम घर के रास्ते में क्या करते हैं? मंगल करते हैं। हम जो देखते हैं वो मंगल ही होता है, मंगलेश डबराल। आवाज भी एक जगह है, मंगलेश डबराल, ठीक है? उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला दोस्तों। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार किया है। तो इस पर काय पे विचार किया है? जो आपने देखा हो संगतकार मतलब एक इसका सीधा अर्थ है कि जो संगीत होता है, जो गायन होता है, उसमें एक मुख्य गायक होता है और उसका जो साथ देता है, जो दोस्तों उसकी उत्साह बढ़ाता है गायन में, उसका साथ देता है, उसे हम संगतकार कहते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आएगा कि मुख्य गायक की आवाज कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी होती है। कैसी होती है? चट्टान जैसी भारी होती है। इसको आपको याद रखना, ठीक है? उसके बाद है संगतकार। संगतकार की वह सुंदर, कमजोर काँपती हुई आवाज़ शायद मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अपन देखें तो संगतकार के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जो मुख्य गायक के गायन में उत्साह बढ़ाने का। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो मुख्य गायक के गायन में क्या करते हैं? उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है? सफलता के पास शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है, तब उसे उसके सहयोगी हिम्मत, धैर्य, उत्साह बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? संगतकार बढ़ाता है, ठीक है? संगतकार मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी पर पहुँचाने में क्या करता है? मदद करता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाकर उसे बुलंदी पर पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो आपको बताना है संगतकार, ठीक है? उसके बाद ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं तार सप्तक। ध्वनि मध्य सप्तक के ऊपर हो तो उसे क्या कहते हैं? तार सप्तक। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद संगतकार मुख्य गायक को क्या करता है? ढांढस बंधाने का कार्य करता है। ढांढस बंधाने का कार्य करता है। कौन करता है? संगतकार करता है, ठीक है? और उसके बाद दोस्तों इतने सारे प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएँ आपसे पूछी जाएँगी कि बताइए मंगलेश डबराल की कौन-कौन सी रचनाएँ हैं? तो आपको बताना है कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ठीक है? और दोस्तों इनका काला पानी उत्तराखंड के जो गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल है, उत्तराखंड के काला पानी में इनका गाँव हुआ और 1948 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1948 में, मृत्यु हुई थी 1920। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि संगतकार जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तब आपको बताना है मंगलेश डबराल। और हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आत्मकथ्य।
आत्मकथ्य पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, आपने दोस्तों अगर एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपके सिलेबस में एक पाठ का नाम है आत्मकथ्य। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1889 में और 1937 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और ये छायावाद के क्या माने जाते हैं, प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ठीक है, और छायावाद के कवियों में आपने देखा होगा कि जयशंकर प्रसाद के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत है। ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी जिसमें 15 सर्ग हैं और कामायनी क्या है दोस्तों, महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनका जन्म कब हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया 1889। 1889 में इनका जन्म हुआ और कहाँ पर हुआ, वाराणसी में हुआ। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, चित्राधार है, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है, तो ये इनकी रचना आपसे पूछा जाए, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। लहर किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। आंसू किसकी, जयशंकर प्रसाद की। झरना, कानन कुसुम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इनके कुछ नाटक भी हैं जयशंकर प्रसाद के, जैसे अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव सोमनी है, ये उनके नाटक हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि इनके नाटकों में और सज्जन भी है। ठीक है, प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का संपादन किया इन। ठीक है, कभी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि उसकी आत्मकथा का उपहास ना करे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कैसी है, तो उनकी आत्मकथा कैसी है, भोली भाली आत्मकथा है। ठीक है, कभी कहता है कि हर भौरा फूलों पर मंडराता हुआ गुनगुनाता हुआ अपनी कुछ कहानी कहता है, कवि के अनुसार मुरझाकर गिर रही पत्तियां काय का प्रतीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काय का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है। ठीक है, कवि को अपनी आत्मकथा सुनने में अभी समय नहीं हुआ है क्योंकि कवि को अभी जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपसे आएगा कि आत्मकथ्य पाठ के लेखक कौन है, कवि कौन है, तो आपको बताना है जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ, 1889। स्मृति पाथे से कवि का क्या आशय है, क्या आशय है, संबल से है, स्मृति रूपी संबल से, स्मृति रूपी संबल से आशय। ठीक है, कवि के आलिंगन में सुख आते आते क्या हो गया, रह गए। अब फिर इंपॉर्टेंट एक शब्द है प्रवंचना, आपसे पूछा जाएगा इसी पाठ का शब्द है प्रवंचना, शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। प्रवंचना शब्द का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ये आपसे दोस्तों, है ना, काय का आत्मकथ्य पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपने पढ़ा। और जयशंकर प्रसाद के बारे में भी आपको पढ़ना है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। ठीक है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद। इनको याद रखेंगे, 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, का चश्मा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ, 1947। कहाँ हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। इनको याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा निम्न में से बताइए किसका जन्म इंदौर में हुआ, तो स्वयं प्रकाश का। किसका जन्म 1947 में हुआ, स्वयं प्रकाश का। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कि स्वयं प्रकाश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। स्वयं प्रकाश ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वसुधा पत्रिका का संपादन किसने किया, स्वयं प्रकाश ने। स्वयं प्रकाश ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो वसुधा। ठीक है, भोपाल से निकलती थी ये। स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरे हुए समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण दोस्तों क्या थे, हस्ताक्षर थे। स्वयं प्रकाश की 13 कहानी, ये याद रख लेना, कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, 13। ठीक है, उसके बाद देखें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाओं में स्वयं प्रकाश 8वें दशक में उभरी हुई समकालीन कहानी, ये याद रख लें, समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। तो क्वेश्चन आएगा सूरज कब निकलेगा किसकी रचना है, किसकी रचना है, तो आपको बताना है सूरज कब निकलेगा। ये जो रचना है, ये रचना है दोस्तों किसकी, स्वयं प्रकाश की। आएंगे अच्छे दिन, बोले कैसे आएंगे, स्वयं आएंगे। सूरज कब निकलेगा, बोले स्वयं निकलेगा, वो तो आदमी जात का आदमी।
संधान, संधान भी याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद स्वयं प्रकाश के चर्चित उपन्यास में बीच में विनय और ईंधन, ये इनके क्या हैं, उपन्यास हैं, बीच में विनय, ठीक है। स्वयं प्रकाश को पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। और दोस्तों इनका जो निधन हुआ वो 2019 में, ठीक है। स्वयं प्रकाश मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे लेखक माने जाते हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना, सामाजिक जीवन में जाति संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का भी स्वर है। और स्वयं प्रकाश की कहानियां अगर बात करें तो कौन सी शैली में है, किस्सा गोई शैली में, किस्सा गोई शैली में, ठीक है। और नेताजी का चश्मा, इसकी पाठ की विधा क्या है, तो एक कहानी है, ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया। नेताजी कैप्टन चश्मा वाला, ठीक है, कैप्टन चश्मा वाला आपको याद रख लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दोस्तों प्रतिमा पर आधारित है, जो कि प्रतिमा एक कस्बे पर लगी होती है और जिसकी ऊंचाई थी 2 फुट, ठीक है। जब पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। कितने दिन, हर 15वें दिन, ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है, देशभक्ति की भावना, ये याद रखेंगे। चश्मे वाले का नाम क्या था, तो कैप्टन, कैप्टन था, है ना। और ये सेना में नहीं था, फिर भी लोग इसे कैप्टन कहते थे, ठीक है। कैप्टन क्यों कहते थे, क्योंकि इसकी देशभक्ति की भावना थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के प्रति इसकी बहुत ही श्रद्धा और आदर से देशभक्ति की भावना रखता था, ठीक है। कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी, ठीक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा मूर्ति जो थी वो किसने लगवाई थी, नगर पालिका द्वारा लगवाई गई। और मूर्ति किसकी थी, संगमरमर की थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखकर कौन से नारे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगती हैं, ठीक है। मूर्ति कितने फुट की थी, 2 फुट की। इस ऊंचाई को क्या कहा जाता है, बस्ट कहा जाता है, बस्ट अपन को याद रख लेना, बस्ट, ठीक है। उसके बाद कैप्टन का काम काम चश्मे बेचने का था, क्या था, चश्मे बेचने का। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब नेताजी की मूर्ति कौन सी वर्दी में थी, तो फौजी, ठीक है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, मोतीलाल। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किस के द्वारा लगाया गया, बच्चों के द्वारा। नेताजी की मूर्ति की फुट 2 फुट ऊंची थी, कितने फुट, 2 फुट ऊंची थी, और इसे कहा जाता है बस्ट, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वाले ड्राइंग मास्टर कौन थे, तो मोतीलाल, इसको याद रखना है आपको, मोतीलाल थे। नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर चश्मा क्या नहीं था, चश्मा नहीं था, काय का, संगमरमर। मूर्ति तो बनी थी लेकिन उस पर क्या नहीं था, संगमरमर का चश्मा नहीं था। फिर बाद में किसी बच्चे ने, जो कैप्टन चश्मे वाला था, क्या करता था, चश्मा बेचता था। और दोस्तों उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उसकी बहुत ही श्रद्धा थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता था कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो वो चश्मा अपनी दुकान से लगा आता था। तो उसकी इसी भावना को देखते हुए, देशभक्ति की भावना को देखते हुए हवलदार साहब बहुत खुश थे, है ना। चश्मे वाले की भक्ति के सामने हवलदार साहब क्या थे, नतमस्तक थे, ठीक है। देशभक्तों के प्रति श्रद्धा व देश प्रेम के कारण सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे, कैप्टन कहते थे, कैप्टन, ठीक है। तो इस पाठ को आपको पढ़ना है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, ठीक है। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, और स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में हुआ, 1947 में हुआ। इनकी जो वसुधा पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कुछ रचनाएं इस प्रकार से हैं, आदमी जात का आदमी, संधान, स्वयं प्रकाश की ये रचनाएं हैं। और इनके कुछ उपन्यास हैं, बीच में विनय और ईंधन, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। पहला ही जो चैप्टर है जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। अब राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था, 1899 में, मृत्यु 1968 में, ठीक है। अब इसकी विधा का नाम क्या है, तो ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र, जो कि हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, तब आपको बताना है राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1899 में, मृत्यु हुई थी 1968 में। और बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है, तो आपको बताना है रेखा चित्र। बोले बाल गोविंद भगत जो है वो काय पर बैठता है, वृक्ष पर बैठता है, वृक्ष पर, ठीक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे अपन देखते हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में। बेनीपुर, आपसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से बताइए बेनीपुर गांव में किसका जन्म हुआ था, तब आपको बताना है राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से क्या हो गए थे,
जुड़ गए। और 15 वर्ष की अवस्था में रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना पत्र पत्रिका, ये आपको याद रख लेना। कितनी वर्ष की अवस्था में छपने लगी थी? तो वो छपने लगी थी 15 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा आदि दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। इनमें से कोई भी आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका, किस दैनिक, मासिक पत्र या पत्रिकाओं का संपादन किया? तो ये तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में है। कितने खंडों में है? बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में, इसको याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी की क्या देखना है अपन को? रचनाएं। ये इनकी रचनाएं कई बार पूछी गई। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो पतितों के देश में, ये पत्तियों के देश में नहीं, ये पतितों के देश में है, पतितों के देश में। चिता के फूल, ठीक है, चिता के फूल कहाँ है? बोले वृक्ष पर हैं। ये कहानी है। अम्बपाली, अम्बपाली नाटक है ये। माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें कहाँ रखी? बोले वृक्ष के नीचे रखी हैं। ठीक है। पैरों में पंख बांधकर, है ना, उड़ते चलो और वृक्ष पर बैठ जाओ। पैरों में पंख बांधकर उड़ोगे तो कहाँ बैठोगे? वृक्ष पर। ये यात्रा वृत्तांत इनका। जंजीरें और दीवारें, बोले हम वृक्ष से जंजीरें और दीवारें बनाएंगे। तो चिता के फूल, पतितों के देश में, ठीक है, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक माने जाते हैं। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तब आप क्या बताओगे? रामवृक्ष बेनीपुरी। और कलम कैसे बनती है? बोले वृक्ष से बनती है, वृक्ष से। ठीक है। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है, ये भी आपको याद रख लेना। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रख लेना रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर क्या करता है? प्रहार करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा रेखा चित्र या कौन सी रचना सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करती है? तो बाल गोविंद भगत, जिसके रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु का कारण क्या था? बीमारी थी। बाल गोविंद भगत कबीरदास की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, कबीरदास को एक साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे। और कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। ठीक है। बाल गोविंद भगत का इकलौता जो बेटा था वो कहता था सुस्त तथा बोधा था। ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाल गोविंद भगत जो है अपनी जीविका कैसे चलाते थे? खेती बाड़ी करके चलाते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो साहब मानते थे, ये याद रख लेना। ठीक है। और बाल गोविंद भगत गाते समय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो बजाते थे खंजड़ी। क्या बजाते थे? खंजड़ी। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपड़ी करते थे, धान की रोपड़ी करते थे। ठीक है। और बाल गोविंद भगत कैसे थे? मंझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, गोरे चिट्ठे आदमी। ठीक है। बाल गोविंद भगत जो है कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी एवं गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा कौन सा चंदन लगा रहता था? रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस मास से शुरू होकर किस मास तक चलती हैं? तो ये कार्तिक मास से शुरू होती हैं और कौन से मास तक चलती हैं? फागुन मास तक चलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर आता है बाल गोविंद भगत भगत आत्मा और परमात्मा के बीच काय का संबंध मानते थे? प्रेमी प्रेमिका का संबंध मानते थे, आत्मा और परमात्मा के बीच। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थ है कुहासा का अर्थ क्या है? तो कुहासा का अर्थ सभी को पता है, कोहरा। क्या है? कोहरा। अब पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो पूर्व की ओर से बहने वाली हवा कहलाती है पूर्वाई। क्या कहलाती है? पूर्वाई। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सन्नाटा। यहाँ कुहासा आ गया आपका, कुहासा का अर्थ कोहरा, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा पूर्वाई। निस्तब्धता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सन्नाटा। सवेरे किया जाने वाला जलपान क्या कहलाता है? कलेबा। कलेबापन को याद रख लेना। प्रातः काल की लालिमा क्या कहलाती है? लोही। लोही अपन को याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद भगत की पुत्रवधू ने अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद भगत की देखभाल करने वाला
कोई नहीं था, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहिए। रामबख्श बेनीपुरी की भाषा सरल एवं व्यवहारिक हिंदी है। भाषा में तत्सम एवं तद्भव के साथ अंग्रेजी एवं उर्दू शब्दों का क्या हुआ है, इसमें प्रयोग हुआ है। इन प्रश्नों को कुछ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा कि कुहासा का अर्थ क्या है, कोहरा है। पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। निस्तब्धता का अर्थ क्या है, सन्नाटा, ठीक है। सवेरे किए जाने वाले जलपान को क्या कहते हैं, कलेवा। प्रातः काल की लालिमा को क्या कह लोही कहते हैं, ठीक है। बाल गौर भगत की जो प्रभातियां हैं वो कौन से मास से, कार्तिक मास से फागुन मास तक चलती हैं। कौन मस्तक पर कौन सा चंदन लगाती हैं, रामानंदी चंदन लगाते हैं, ठीक है। और जो ये बाल गोविंद भगत हैं, ये गाते समय क्या बजाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, खंजड़ी बजाते हैं, ठीक है। खंजड़ी याद रख लेना। इनकी जीविका का स्रोत क्या था, खेती बाड़ी। इनका इकलौता बेटा कैसा था, सुस्त तथा बोधा था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनकी रचनाएं, पतितों के देश में, चिता के फूल, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें, ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, ये भी याद रख लेना है, ठीक है। किसके आदर्शों पर चलते थे, कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे, ये भी अपन को याद रखना, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बेनीपुर गांव में, इसलिए इन्हें बेनीपुरी कहा जाता है, ठीक है। और ये 15 वर्ष की अवस्था में इनकी जो रचना है वो पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, इनको याद रखें। बेनीपुरी जी का जो साहित्य है, बेनीपुरी रचनावली के कितने खंडों में है, 8 खंडों में है, ठीक है। इन्होंने कौन-कौन से पत्र और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, तो तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी, इन सभी का किया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप